चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। ये साथ के साथ लिख लेना सैम्पल पेपर में जहां पे स्पेस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। HCF और LCM जो दो नंबर का होता है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा सभी। नेक्स्ट है कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है? अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आए। या तो उसके डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5 हो, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग। जैसे कि ये नंबर है 7 बाई में 15 लिख दिया मैंने। अब 15 के अगर मैं फैक्टर बनाऊंगी 3 और 5 होते हैं, तो जिसमें 3 आ गया वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 8 के मैंने फैक्टर बनाए, 8 के फैक्टर में सिर्फ 2 ही आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जिसके फैक्टर में या तो 2 हो या 5 हो वो होता है टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 और 5, जिसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो, ठीक है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, अब ये रैशनल नंबर कौन सा होता है? इसके मैं सिर्फ एग्जांपल लिखवाऊंगी, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे और ये पूछ लेंगे तुमसे कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है, तो इसलिए मैं इसके कुछ एग्जांपल लिखवा रही हूँ। रैशनल नंबर 0, 1/2, नेगेटिव कोई नंबर या कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। जो कुछ तुम्हें ध्यान रखने हैं, बार वाले नंबर जिनके ऊपर बार लगा होता है, या फिर जो ऐसे नंबर होते हैं 438 438 ऐसे रिपीट कर रहा है। जो नंबर रिपीट करेगा पॉइंट के बाद, जिसके ऊपर बार लगा होगा, और जो ये सभी नंबर आज तक तुमने किया वो सारे रैशनल नंबर ही किए हैं, ठीक है। इरैशनल कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। p/q मींस ऊपर भी एक नंबर हो नीचे भी एक नंबर हो, जैसे कि 3/5। अब ये 0 है, 0 के बाय में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 0 के बाय में कभी भी 0 नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ये भी p/q की फॉर्म में है, ये भी p/q की फॉर्म में है। ये कैसे? अब 0.6 बार। ये 9th में कराए गए थे ऐसे क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या होता था, अगर ओनली 0.6 है, पॉइंट हटा के हम बाय में 10 लगाते हैं। अगर 6 बार है तो बाय में हम लगाते हैं पॉइंट हटा के 9, ठीक है। तो खाली पॉइंट है तो 10 लगेगा, बार है तो क्या लगेगा? 9। तो ये देखो आ गया p/q की फॉर्म में, ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये और ये सेम ही चीज है। यहाँ पे 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, 3 डिजिट, 4, 3 एंड 8। इसका मतलब है 4, 3, 8 का बार जो रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगाते हैं। तीनों रिपीट कर रहे हैं तो तीनों के ऊपर बार लगा दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा? 4, 3, 8 और डिवाइड में इसके आएंगे 3, 9। जितने डिजिट रिपीट कर रही है उतने ही 9। तो समझ आ गया रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। अब ऐसे कौन से नंबर है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते? वो होते हैं इरैशनल नंबर। अब वो नंबर कौन से होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? रूट वाले प्राइम नंबर, या रूट वाले वो नंबर जिनके फैक्टर नहीं बन सकते, जो रूट के बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि √2, √3, √5, √6 भी है, √7 है, √11 है, √13 है। ये नंबर कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ तुम्हें। रूट वाले नंबर 6 भी होता है, 6 प्राइम नहीं है, लेकिन ये रूट के बाहर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर 2 और 3 बने। अब 2 का तो पेयर बना ही नहीं, ना 3 का पेयर बना है, तो जिनका पेयर बन रहा है उनका रूट सोल्व होता है, इसका पेयर नहीं बना है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है।
और कौन सा नंबर होता है इरेशनल? ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट कर रहा ना खत्म हो रहा है, डैश लगा हुआ पीछे। अब ये देखो, ये कैसे लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में? लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों? अगर 4 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ देखो, अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो हमें पता है बाय में 4 जीरो आएंगी, लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है तो हमें क्या पता है डिवाइड में कितनी जीरो आएंगी? तो यहाँ तो हमें पता था कि 4 डिजिट है तो 10,000 लगा देंगे। अब डैश का मतलब क्या है कि डिजिट बहुत सारी है, चलती जा रही है, तो जब तक पता ही नहीं डिजिट कितनी है पॉइंट के बाद तो बाय में हम उसके जीरो नहीं लगा सकते, इसलिए ये नंबर भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब जो ये √2 है, √3 है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, चलती जाती है, कभी खत्म ही नहीं होती, इसका रिमाइंडर कभी जीरो आता ही नहीं। तो जो रिपीट ही नहीं कर रहा और चलता जा रहा है, आगे कुछ और आएगा इसके रिपीट ही नहीं करेगा ये, तो वो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसा नंबर कैसा होता है? इरेशनल। तो ये 2-3 इरेशनल नंबर ध्यान रख लो, क्योंकि बाकी इनको छोड़ के सारे रैशनल होते हैं। तो इरेशनल ध्यान रखो, बाकी कौन से रैशनल ही होगा। तो रूट वाले नंबर हो गए, तो √2 हो गया, √3, √7, या फिर ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं करता। अब मैंने एग्जांपल लिखा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन पहले 10 लिखा है मैंने, फिर 100 लिखा है, फिर 1000 लिखा है, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है, देखने में सेम लग रहा है लेकिन रिपीट नहीं है, 10 है। और पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रिपीट नहीं करती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, चलती जाती है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ तक रखी है। तुम देखोगे हर चैप्टर में पाई की वैल्यू ये होती है या फिर 22/7, पर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी भी खत्म नहीं होती, चलती जाती है, इसलिए पाई भी कैसा नंबर होता है? इरेशनल। लेकिन जैसे एरिया ऑफ सर्कल आ गया, उसमें तो पाई होता है, पर पाई की वैल्यू जो खत्म ही नहीं होती, इतनी बड़ी हम कैसे लिखेंगे उसमें? तो इसलिए सिर्फ यहाँ तक लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो तुम्हारे आगे काम आएंगे, इसको नोट कर लो। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक चेक करना आएगा कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नॉट टर्मिनेटिंग, या फिर छोटा सा एग्जांपल होगा, ये पूछ लेंगे जैसे कि ये है, ये बताओ कि रैशनल नंबर है या इरेशनल, इस तरह से आएगा। कोई डाउट किसी को? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेंगे जिसने कंसेप्ट सीख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट करेंगे और सिर्फ 6 टाइप के क्वेश्चन लगा के चलो है, और टोटल क्वेश्चन 40 है, तो 40 में से अगर तुमने 6 समझ लिए तो बाकी के 34 तुम्हें आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। For two numbers 18 and 720, दो नंबर है 18 और 720, तो कौन से दो नंबर है ये? A और B। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 18 और 720। HCF मल्टीप्लाई LCM इज, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? A मल्टीप्लाई B। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका आंसर होगा। लिख देती हूँ मैं, डायरेक्ट कर लेना मल्टीप्लाई, 12960। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? सिंपल ही था, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का क्वेश्चन है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की जनरल फॉर्म क्या होती है? ऐसे लिखा होता है q, 2q, q+1, q+2, या फिर ऐसे 2q, 2q+1। अगर 3 की लाइन से स्टार्ट है तो ऐसे लिखा होगा 3q, 3q+1, 3q+2, 3q+3 नहीं होता इसमें, 2 तक ही होगा। ऐसे अगर 4 की लाइन है तो 4q होगा, 4q+1 होगा, 4q+2 होगा, 4q+3 होगा। ये मैंने क्या लिखा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की जनरल फॉर्म क्या होती है? वो ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें से कैसे आएगा क्वेश्चन? ये पूछ लेंगे कि ये इवन है या ओड है, जिसका रिमाइंडर ओड है वो ओड इंटीजर है। जैसे कि ये भी ओड है, और कौन सा ओड है? अगर यहाँ पे 3 होता तो ये भी क्या होता? ओड होता। ये कैसा है? इवन है, ठीक है। ऐसे इसमें ये ओड है। अब अगर खाली क्यों लिखा है
तो ये एक सिंपल इंटीजर है, क्योंकि q की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी 1 आएगा, 2 रखूंगी 2 आएगा, 3 रखूंगी 3 आएगा। अगर खाली 2q आ गया और हमसे पूछ लिया कि इवन है या ओड है, q की वैल्यू रख के देखो, अगर q की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आएगा। तो ये कैसा है, ये इवन ही रहेगा हमेशा। अगर 3q आ गया तो ये इवन भी हो सकता है, ओड भी। q की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी 3 आया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओड भी आ रहा है इवन भी आ रहा है, तो ये एक सिंपल पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ कहीं पे माइनस आ गया तो माइनस वाला वैसे सिलेबस में है ही नहीं, वो नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो अब सेकंड क्वेश्चन है ये देख के ही पता चल जाएगा तुम्हें। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इन चारों में से कौन सा इवन है? क्या फर्स्ट इवन है? q नहीं है। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखो, पूरी काउंटिंग आएगी जिसमें इवन नंबर भी आएंगे और ऑड नंबर भी आएंगे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन, क्या ये इवन है? बिल्कुल 2q ही इवन है, क्योंकि सी ऑप्शन में तो 2q प्लस 1 है, ये प्लस 1 रिमाइंडर लिखा होता है, तो जिसमें रिमाइंडर 1 है वो ओड है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। डी होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इन चारों में से कौन सा ऑड इंटीजर है? क्या 2m है? नहीं है, क्योंकि 2m इवन है। क्या m है? m सारे नंबर हो सकते हैं, ये भी नहीं है। c होगा ही नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लस में 1 लिखा है, ये ओड है। क्लियर हो गया। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल अगर इंटीजर लिखता कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका आंसर ही होता खाली q, क्योंकि सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इवन है ओड है, इसके अंदर सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, D is the HCF of 48 and 72, then find D। अब एक ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन दोनों का HCF फाइंड करो। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था फर्स्ट, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंदर एलसीएम भी था फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे एलसीएम की बात नहीं हुई है, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा? ओनली HCF। तो फैक्टर बनाओगे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो मैंने फैक्टर बनाए, फैक्टर के अंदर कितने 2 आए? 1 2 3 4 और साथ में एक आया 3। सेम ऐसे ही 72 के फैक्टर बनाओ, कितने 2 आए हैं? 3 आए हैं और 2 3 आए हैं। अब HCF क्या होता है? ये सभी को आते होंगे ना फैक्टर बनाने, सिंपल। अब इसके बाद जो इनमें कॉमन है वो HCF है। एक कॉमन आया, एक और कॉमन आया, एक और 2 कॉमन आया, आगे तो 2 कॉमन ही है, आगे क्या कॉमन है? 3। तो जो कॉमन है वो लिख लो 2 2 2 और 3। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो HCF कितना आया है? 24 आया है। HCF में किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल फैक्टर बनाने हैं, यहाँ लिख दो फैक्टर बना के, जो दोनों में सेम है वो कॉमन है, तो जो सेम है वो यहाँ पे लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 0.9 बार को p/q की फॉर्म में लिखना है। अब ये क्वेश्चन पहले तो मैं सिखा देती हूँ, मैं इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने बताया भी था, बार हटा के बाय में क्या लगाती है? 9 लगाती है। अगर एक डिजिट रिपीट करेगी तो एक 9 लगेगा, 2 डिजिट रिपीट करेंगी तो 2 9 लगेंगी। तो एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो बाय में क्या आ जाएगा? 9। सोल्व करके आंसर कितना आया? 1। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, अगर ऐसे होगा तो आंसर क्या आएगा बताओ? 37 बाय में 99 आएगा। ठीक है, एक और डिजिट होगी तो 371 बाय में 999 आएगा। अब सुनो, अगर ऐसे आ गया, अब ये अलग है, क्यों? यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट कर रही है और एक रिपीट नहीं कर रही है, तो इस केस में क्या होता है? एक 9 लगता है और एक 0 लगता है। क्लियर? और एक और चीज करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो डिजिट माइनस होगी। किसके ऊपर बार नहीं है? 4 के ऊपर। अब माइनस करके आंसर आएगा 43y में 90। एक एग्जांपल करो, अच्छे से आ जाएगा।
39 बाय में 90 और माइनस क्या होगा 3, ठीक है। तो आंसर आएगा 36 बाय में 90। अब ऑप्शन में ये नहीं लिखा होगा 36 बाय 90, ऑप्शन में पूरा सोल्व करके लिखा होता है, इसको पूरा सोल्व करेंगे। सोल्व करके लिखा होगा 2/5, तो तुम्हें इस तरह से फाइंड करना है, इसको कैंसिल करके आंसर ये होगा। कभी सोचो ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, है ना, तो ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, सोल्व करके पूरा जो कटिंग करके आया है ये है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 0.9 बार का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मंजूर सैंपल पेपर में ध्यान ही नहीं है, कैसे समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, P by Q फॉर्म ऑफ द रियल नंबर 0.36 बार। तो ये अभी क्या आपने क्षितिज बताएगा इसका आंसर 0.36 बार को बताओ P by Q की फॉर्म में 36 बाय 90, बस आ गया आंसर। माइनस क्या करेंगे 3, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आंसर आएगा 33 बाय में 90। अब देखो ऑप्शन में नहीं है ना ये, इसको कैंसिल करोगे 3 के टेबल पे, कितना आया आंसर 11 बाय में 30। फिर ऑप्शन नंबर सी। ऐसा भी हो सकता था कि एक डिजिट 2 डिजिट रिपीट ना करती, ऐसा भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 391, एक के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा और 2 0 आएंगी और माइनस क्या होगा 39, फिर ये आंसर आता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, बहुत बार रिपीट होगा, बहुत बार रिपीट होगा, तुम थक जाओगे करते करते। क्वेश्चन नंबर 7, 54 बाय में 343। अब इसमें हमें बताना है 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्या इसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा, सेकंड ऑप्शन क्या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, सी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, डी ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। पहली बात तो इसके 4 ऑप्शन में से 2 तो पहले ही गलत है। 2 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, या तो रिपीटिंग या तो टर्मिनेटिंग, स्टार्टिंग में लिखवाई थी मैंने, या फिर नॉट टर्मिनेटिंग। उसके साथ में रिपीटिंग भी लिख लेना, मैंने शायद नॉट टर्मिनेटिंग लिखवाया होगा, है ना, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इनके अलावा कोई ऑप्शन है, पहली बात तो वो दोनों ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन गलत है, पहले टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लास्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, तो या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर या ऑप्शन नंबर सी है। तो चेक कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, क्या लिखवाया था, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाओगे 343, ये ना 7 के टेबल पे होगा डिवाइड, तुम पहले चेक करोगे ना 2 के टेबल पे 3 के 7 पे होगा, तो हमें इसके फैक्टर बनाए, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या आया 7 आ रहा है, 7 7 7, तो जिसमें 2 और 5 नहीं आया उसका आंसर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। HCF 2 नंबर्स ब्रैकेट में लिखे हैं, इन दोनों का 15 है, देन एलसीएम बताओ दोनों का क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो HCF की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15, LCM हमें पता करना है और 2 नंबर्स हमारे पास है 120 और 225, अब 15 चला जाएगा डिवाइड में, एलसीएम आएगा यहाँ से, इसकी कैलकुलेशन करो, कैंसिल करो इसको, 15 का टेबल आता है ना, 15 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है 8 पे आता है, कितना आया एलसीएम 1800। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, समझ आ गया ना सभी को। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
फिर वही क्वेश्चन आ गया सेम, देखो रिपीट अभी हो गया साथ के साथ। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, HCF A, B इज इक्वल टू 12। HCF 2 नंबर का कितना है 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12। हमें क्या फाइंड करना है A मल्टीप्लाई B। करो जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन करो इसकी। 12 को डिवाइड में लेके जाओ, डिवाइड करो इसको, यहाँ 1800 है, अब तक आ जाना चाहिए था आंसर। 150 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग द रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला कर चुके हैं। 4 ऑप्शन है, ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो जिसके फैक्टर में आया 2 और 5 वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए ऑप्शन है 2/5, बी ऑप्शन है 11/160, सी ऑप्शन है 17/60 और डी ऑप्शन है 6/35। क्या फर्स्ट ऑप्शन टर्मिनेटिंग है? यस मैम। क्योंकि 5 है। क्या ये होगा टर्मिनेटिंग? यस यस यस। टर्मिनेटिंग ही पूछा ना इसने। इसका आंसर भी टर्मिनेटिंग आ रहा है, आगे भी चेक करते हैं। 2 ऑप्शन हो गए जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है। 60 टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर में आ जाएगा 3, है ना। देखो इसके फैक्टर में हमारे पास 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। 35 के फैक्टर में एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, तो ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर है। वैसे ऐसा होगा नहीं, पर सैंपल पेपर में है तो 2 आंसर है इसके, ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी है। क्लियर? दोनों टिक कर लेना, दोनों ही है। इसने लिखा नहीं है बाय मिस्टेक, इसने ऐसा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या करना है इस क्वेश्चन में, रीड करो। HCF 3 नंबर्स का और एलसीएम दोनों निकालने हैं, 15, 20 और 5। 15 के फैक्टर बनाओ, 20 के फैक्टर बनाओ और 5 के फैक्टर बनाओ। तीनों के फैक्टर बनाओ और ये देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या होते हैं गुरशांत, तुम बताओ। 3 और 5, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3 और 5। 20 के फैक्टर्स बनाओ, ठीक है, 2, 2, 5। 5 के फैक्टर बनाओ, 5 ही लिखा है ना, ठीक है। 5 1 5, तो लास्ट में क्या आया 5। क्या 3 कॉमन है? नहीं है। क्या 5 कॉमन है? तीनों में देखना है, तीनों में 5 आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आएगा इसका 5 आएगा, ठीक है। एलसीएम से भी को निकालना आता ही है, आज तक करते आए हो बचपन से ही। 15, 20 और 5 इस मेथड से। बताओ जरा क्या आएगा इसका एलसीएम। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 10 जा 60 आया। यही आया ना सभी का, 60 आ गया एलसीएम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था हमसे, रेशियो बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM का रेशियो बताओ। मींस क्या करना है, दोनों को डिवाइड करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो 5 और 60 को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 1 में 12, 1:12। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, a rational number which has non-terminating decimal representation is। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अब सभी को आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। करो, इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? तो जिसके फैक्टर में 5 और 2 नहीं होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग।
फर्स्ट के फैक्टर बनाओ। 111 बाय में 125 लिखा है, 125 के फैक्टर में क्या आएगा? ऋषिका मैंने करने के लिए बोला है। सभी अपना करो, आवाज नहीं, अपना करो। वन 125 के फैक्टर में क्या होता है? 5 5 5। तो ये तो आंसर नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। बी ऑप्शन देखो आप, 127 बाई में 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 और 2। सी ऑप्शन में पहले से ही फैक्टर बने हुए हैं, 5 और 2 है, तो यानी कि कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। पर एक बार चेक कर लेते हैं, 9 और 455। अगर 455 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 7 और 13 आया, तो 7 और 13 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? नॉट टर्मिनेटिंग। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी।